स्वामी विवेकानंद बोधना संस्थे सुरवा। देखिए विद्यार्थियों, सुप्रभातम। देखिए छात्र, कोरोना जैसे आतंककारी बीमारी से आप स्कूल नहीं आ सकते हैं और आपकी पढ़ाई में भी रुकावट आ गई है। आपकी सीखने की प्रक्रिया निरंतर जारी रखने के लिए हमारी संस्था ने कुछ ऐसी व्यवस्था की है कि आपकी अध्ययन के लिए कुछ वीडियो भिजवा रही है, तो आप उसका सदुपयोग करें। ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಕೊರೋನಾದಿಂದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಲಿಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಿಂತ ನೀರಿನಂತಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಲಿಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿರಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು सदुपयोगವನ್ನು पड़को। देखिए छात्र, मैं राष्ट्रभाषा हिंदी यानी हिंदी एक सुंदर और सरल भाषा है। मैं आपको 9वीं कक्षा के कुछ चंद व्याकरण के चंद विषयों के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। पहले संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा क्रियापद। पहला है संज्ञा। संज्ञा का मतलब है, कन्नड़ में हम नामपद कहते हैं। गुरुजी इब्ರು ಬಂದಿದ್ರು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ। किसी व्यक्ति, स्थान या भाव का नाम हो उसे संज्ञा कहते हैं। उसे संज्ञा कहते हैं। देखिए छात्र, संज्ञा का मतलब है कन्नड़ में नामपद। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम हो उसे संज्ञा कहते हैं। ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಭಾವದ ಹೆಸರನ್ನು ಸೂಚನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಪದಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? नामपद ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ। संज्ञा के लिए उदाहरण शहरों के नाम, व्यक्ति का नाम, और स्थल का नाम, देखिए यहाँ पे शहरों का नाम यानी देश का नाम या राज्य का नाम या ವ್ಯಕ್ತಿ का नाम हो तो ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತದ್ದು। ಸ್ಥಳ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಥಳಗಳ ಅಂದ್ರೆ ಸೊರಬ, ಸಾಗರ ಈ ರೀತಿಯ ಸ್ಥಳಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು। ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ व्यक्ति का नाम हो तो श्याम, मोहन, श्रेयस आदि। इस तरह हम संज्ञा के लिए उदाहरण दे सकते हैं। दूसरा है सर्वनाम। हम सर्वनाम किसे कहते हैं? दूसरा है सर्वनाम। संज्ञा के बदले हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं।
कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ, वहाँ, इसका, इसका, हम आदि। यानी सर्वनाम हम किसे कहते हैं कि संज्ञा के बदले हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, यानी यहाँ पर संज्ञा नहीं आता, संज्ञा के बदले हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसको हम ಸರ್ವನಾಮ कहते हैं। ನಾಮಪದದ ಬದಲಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ವನಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ। ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವನಾಮಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಏನಿದೆ, यह, वह, उसका, इसका, हम, तुम, तुम्हारा आदि उदाहरण आती है। उसी तरह सर्वनाम के लिए तो हम कह सकते हैं कि मनोहर, मनोहर बाजार गया, बाजार गया, और वह फल खरीदा, खरीदा। देखिए छात्र, यहाँ पर मनोहर, मनोहर यानी यह शब्द संज्ञा के लिए उदाहरण है। उसी तरह वह शब्द सर्वनाम के लिए उदाहरण है। यहाँ पर संज्ञा दूसरी बार नहीं आया, यानी संज्ञा के बदले हम जिस शब्द का यानी वह का प्रयोग किया, यानी ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಹೆಸರನ್ನ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಪ್ರಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ। ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ संज्ञा के बदले हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। अब हम विशेषण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की, संज्ञा या सर्वनाम की, सर्वनाम की, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, विशेषता, विशेषता बताने वाले, बताने वाले, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को, शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण, विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए बुरा, अच्छा, चालाक आदि। देखिए छात्र, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। ಸರ್ವನಾಮ ಮತ್ತು ನಾಮಪದ ಮತ್ತು ಸರ್ವನಾಮದ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನ ಹೇಳುವಂತಹ ಪದಗಳಿಗೆ ನಾವು ವಿಶೇಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನ ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷತೆ ಬರಬೇಕು। जिस वाक्य में विशेषता है उसे हम विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए कि सीता, सीता एक चालाक, सीता एक चालाक लड़की है, सीता एक चालाक लड़की है। इसमें देखिए कि विशेषण शब्द है चालाक। सीता और लड़की साधारण शब्द, उसमें चालाक विशेषता, सीता की विशेषता बताती है कि सीता एक चालाक लड़की है। इस तरह संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द कौन सा है? चालाक। इस तरह वाक्य में जिस शब्द विशेषता बताती है ना, उस शब्द को उसे हम विशेषण कहते हैं। इसी तरह हम क्रियापद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। क्रियापद किसे कहते हैं? क्रियापद किसे कहते हैं? क्रियापद यानी कार्य करने का बोध हो,
क्रियापद। क्रियापद का अर्थ कार्य करने का, कार्य करने का, कार्य करने का बोध हो, कार्य करने का बोध हो। उदाहरण के लिए चलना, पढ़ना, चलना, पढ़ना, लिखना, लिखना आदि। जैसे जिस शब्द में कार्य करने की बोध हो उसे हम क्रियापद कहते हैं। इस तरह हम संज्ञा के बारे में, सर्वनाम के बारे में, विशेषण के बारे में देख लिया। उसी तरह हम अब वाक्य के बारे में जानेंगे। वाक्य, वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य अंत नहीं हागाದ್ರೆ शब्द के समूह में परिपूर्णता का भाव हो उस शब्द को, उसे हम वाक्य कहते हैं। यानी शब्द के समूह में, शब्द के समूह में, शब्द के समूह में परिपूर्णता का भाव हो, परिपूर्णता का भाव हो, परिपूर्णता का भाव हो, उसे वाक्य कहते हैं, वाक्य कहते हैं, उसे वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए श्याम पढ़ता है, श्याम पढ़ता है। देखिए छात्र, जिन शब्द के समूह में परिपूर्णता का भाव होना चाहिए, यानी वाक्य में एक या एक से ज्यादा दो शब्द होना जरूरी है और शब्द में, वाक्य में शब्द में परिपूर्णता होना चाहिए। इसमें पढ़ता पहले नहीं आता, श्याम पढ़ता शाम है नहीं आता, श्याम पढ़ता है, यह परिपूर्ण वाक्य है, इसे हम वाक्य कहते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य को 3 प्रकार में विभाजित किया है और अर्थ की दृष्टि से वाक्य को 8 प्रकार में विभाजित किया है। रचना की दृष्टि से हम देखते हैं कि रचना की दृष्टि से 3 प्रकार है। पहला है साधारण वाक्य, साधारण वाक्य, साधारण वाक्य। दूसरा है संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य। तीसरा मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य। इस तरह रचना की दृष्टि से वाक्य को 3 प्रकार से विभाजित किया है, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब हम पहले साधारण वाक्य के बारे में जानकारी लेंगे। साधारण वाक्य, साधारण वाक्य किसे कहते हैं कि एक ही उद्देश्य, एक ही उद्देश्य, एक ही उद्देश्य हो उस वाक्य को एक ही उद्देश्य हो उस वाक्य को साधारण वाक्य कहते हैं। साधारण वाक्य कहते हैं, साधारण वाक्य कहते हैं। यानी एक ही उद्देश्य,
वाक्य में एक ही उद्देश्य होना चाहिए। श्याम खेलता है, श्याम स्कूल जाता है। उदाहरण के लिए श्याम खेलता है और श्याम स्कूल जाता है, यानी इसमें एक ही उद्देश्य है। एक ही उद्देश्य होने वाली इसको हम क्या कहते हैं? साधारण वाक्य कहते हैं। उसी तरह संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं हम? जिस बड़ा वाक्य में दूसरा स्वतंत्र वाक्य हो, दूसरा स्वतंत्र वाक्य हो, उसे क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जिस बड़ा वाक्य में, यानी बड़ा वाक्य हो उसमें स्वतंत्र वाक्य भी दूसरा हो, इस वाक्य को हम क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए मनोहर बाजार गया और उसने फल खरीदा। इसमें मनोहर बाजार गया एक वाक्य और उसने फल खरीदा दूसरा वाक्य। दोनों वाक्य स्वतंत्र है, इसलिए हम इसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। उसी तरह मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में बड़ा वाक्य से आश्रित हो, जिस वाक्य में बड़ा वाक्य से आश्रित हो उसे हम क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य कहते हैं। यानी जिस वाक्य में आश्रित वाक्य होना चाहिए। उदाहरण के लिए मुझे ज्ञात हुआ कि श्याम ने फल खरीद लिया। ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಶ್ಯಾಮ ಹಣ್ಣನ್ನ ಖರೀದಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ। ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಮಿಶ್ರ ವಾಕ್ಯ आश्रित वाक्य, इस वाक्य से मिश्र वाक्य आश्रित होगा, इसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। इस तरह वाक्य में 3 प्रकार है। 3 प्रकार में साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। उसी तरह अर्थ की दृष्टि में भी 8 प्रकार है। हम यहाँ रचना की दृष्टि से देख लिया है। तो चलिए छात्र, हम अब छुट्टी पत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। छुट्टी पत्र परीक्षा के लिए, छुट्टी पत्र के लिए 5 अंक होगा, तो ध्यान से आपको छुट्टी पत्र लिखना होगा। मैं अब यहाँ पर प्रधान अध्यापक को बीमारी के कारण 2 दिन की छुट्टी मांगते हुए छुट्टी पत्र लिखिए, इसके बारे में जानकारी दूंगा। देखिए छात्र, आप व्यवहारिक पत्र है यह। देखिए पहले लिखना है दिनांक, यानी 18/6/2020। उसी तरह यहाँ पर लिखा है प्रेषक, यानी प्रेषक को हम क्या कहते हैं कि जो पत्र लिखता है ना, उसे हमें प्रेषक कहते हैं। पहले नाम,
नाम लिखना है, आपका नाम लिखना है, नहीं तो अ ब क। फिर नीचे 10वीं कक्षा, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद प्रौढ़शाला, प्रौढ़शाला, स्वामी विवेकानंद प्रौढ़शाला सर। सर देखिए, प्रेषक का मतलब है पत्र लिखने वाला, अ का, यह आपका नाम। फिर 10वीं कक्षा, स्वामी विवेकानंद प्रौढ़शाला सर। फिर सेवा में, नीचे लिखना है सेवा में, सेवा में। सेवा में तो आप किसको पत्र लिख रहे हैं? प्रधान अध्यापक को। तो यह लिखना है कि प्रधान अध्यापक, प्रधान अध्यापक स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, विवेकानंद प्रौढ़शाला, प्रौढ़शाला सरब, सरब। देखिए, प्रेषक लिखा और सेवा में लिखा। अब आपको लिखना है कि प्रधान अध्यापक को अभिवादन करना है। प्रधान अध्यापक को अभिवादन करना है कि आदरणीय महोदय। पहले लिखना है आदरणीय महोदय, आदरणीय महोदय, आदरणीय महोदय। इसका मतलब है यह प्रधान अध्यापक को अभिवादन करते हुए हम लिख रहा है आदरणीय महोदय। इसके बाद आता है विषय। विषय में क्या होगा? पहले छुट्टी पत्र लिखा है ना, 2 दिन की छुट्टी मांग लिया ना, उसी विषय यहाँ पर आता है कि 2 दिन की, 2 दिन की छुट्टी, 2 दिन की छुट्टी मांगते हुए, मांगते हुए, 2 दिन की छुट्टी मांगते हुए। देखिए छात्र, नीचे लिखना है कि इस विषय का विस्तृतीकरण। कलेवर लिखना है। कलेवर में लिखना है उपर्युक्त विषय के संबंधित, उपर्युक्त विषय के संबंधित, उपर्युक्त विषय के संबंधित में आपके पाठशाला में, आपके पाठशाला में, आपके पाठशाला में 10वीं कक्षा में, 10वीं कक्षा में पढ़ रही हूँ, पढ़ रही हूँ, पढ़ रही हूँ, पढ़ रही हूँ। बीमारी के कारण, बीमारी के कारण, बीमारी के कारण, बीमारी के कारण अठारह से 20 से 20 से 20 तक छुट्टी देने की, छुट्टी
देने की कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। देखिए छात्र, उपरोक्त विषय के संबंधित मैं आपके पाठशाला में 10वीं कक्षा में पढ़ रही हूँ। बीमारी के कारण 18/6/20 से 20/6/20 तक छुट्टी देने की कृपा कीजिए, इस तरह लिखना है, देख लेना। फिर बाद में लिखना है कि दाएं भाग में आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा और आपका नाम यहाँ पर लिखना है। उसी तरह यहाँ पर धन्यवाद सहित इस तरह लिखना है। तो परीक्षा के लिए यह 5 अंक के लिए होगा। तो छुट्टी पत्र इस तरह होगा। हम निबंध के बारे में कुछ जानेंगे। देखिए छात्र, निबंध के लिए परीक्षा में 4 अंक होगा। आपको एक विषय देगा, यानी वन महोत्सव विषय क्या है? वन महोत्सव। वन महोत्सव में निबंध में आधार बिंदु होगा, आधार बिंदु के अनुसार आपको लिखना होगा। तो पहला है भूमिका। दूसरा है विषय विश्लेषण। तीसरा उपसंहार। देखिए भूमिका में क्या है? वन महोत्सव के बारे में आप इसका प्रारंभ यानी 2 या 3 वाक्य में समाप्त होगा। उसके प्रारंभ के बारे में लिखना है। उसी तरह विषय विश्लेषण में वन महोत्सव के महत्व और हम कैसे मनाते हैं, इसका महत्व क्या है, उपयोग क्या है, इसके बारे में, लाभ या हानि, इसके बारे में, इस विषय के बारे में विस्तृत लिखना है। उसी तरह सूक्तियों को भी हम इसमें उपयोग करेंगे। उपसंहार यानी विषय के बारे में आपका विचार क्या है, वन महोत्सव के बारे में आपका विचार क्या है, इस तरह आपका विचार उपसंहार में लिखना है। इस विषय के बारे में आपके विचार को उपसंहार में लिखना है। इस तरह निबंध के लिए भी 4 अंक होगा। इस तरह हम देख लिया कि व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, उसी तरह क्रियापद के बारे में जान लिया। उसी तरह वाक्य क्या होता है, वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के प्रकार कितने हैं, इसके बारे में जान लिया। और उसी तरह छुट्टी पत्र कैसे लिखना है और निबंध कैसे लिखना है, इसके बारे में भी कुछ जानकारी मिला। इस तरह नवीं कक्षा के कुछ चंद विषय के बारे में मैं यहाँ प्रस्तुत किया। धन्यवाद।